नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसके लाइव में। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारी खास मेहमान हैं स्टेफी प्रसाद जी, जो लाइफ कोच हैं, स्टेट एथलीट रह चुकी हैं, इससे पहले नेशनल मीडिया में काम कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्टेफी जी आपका एसके लाइव में। थैंक यू। आज हमारे जो तमाम दर्शक हैं, इनकी जानकारी के लिए भी हम बता दें कि 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं। इसके बाद छात्र जो हैं आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं। इसके बाद छात्र अलग अलग स्ट्रीम में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, किधर जाएं, कैसे करें। कुछ बच्चे तो ऐसे भी रहते हैं, हमने देखा है कि उनके दोस्त वगैरह जो हैं कोई स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हैं, वो भी ले लेते हैं, फिर आगे क्या करना है नहीं समझ में आता है। क्या है इसका, क्या इलाज हो सकता है, बच्चे कैसे समझें? देखिए, यहाँ पे इस प्रॉब्लम का एक रीज़न नहीं होता, मल्टीपल रीजंस है इसमें। आपने बात किया सोसाइटल प्रेशर का, आपने बात किया पेरेंटल प्रेशर का, आपने बात किया पीयर प्रेशर का। एक प्रॉब्लम जिसका मल्टीपल रीजंस है। अब आप बोल रहे हो कि एक बच्चे ने अपने फ्रेंड का करियर चूज़ कर लिया। मेरा फ्रेंड इस कॉलेज में पढ़ रहा है और ये कोर्स कर रहा है, मैं भी वो करूँगा। उसका रीज़न क्या होता है? उसका इमोशनल कोशेंट इतना हाई है कि वो खुद के लाइफ का लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पाता। मतलब उसका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, इंटेलेक्ट इतना डेवलप नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये है कि उसके खुद के स्किल्स पे कि वो क्या क्या कर सकता है। वो अच्छा पेंटिंग करता है, या अच्छा म्यूजिशियन है, या अच्छा राइटर है, या उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, या फिर वो मैथ्स में अच्छा है कि वो इंजीनियरिंग में जा सके। वो सारे कॉन्फिडेंस के बेसिस पे वो डिसीजन नहीं ले रहा है। वो खुद के अवेयरनेस के बेसिस पे, कॉन्फिडेंस के बेसिस पे डिसीजंस नहीं ले रहा है। वो क्या कर रहा है? वो इमोशनल डिसीजंस इसलिए ले रहा है, अपने फ्रेंड के जाने की वजह से वो जा रहा है, या पापा मम्मी के प्रेशर में आके कर रहा है, या सोसाइटी के डायरेक्शन में कर रहा है। उसका रीज़न क्या है कि वो इस हद तक कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं कर पाए अपने अंदर। और वो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होने का रीज़न होता है कि स्कूल लेवल पर जब वो पढ़ाई कर रहा था, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 10 और 12 विच आई एम टॉकिंग अबाउट, वो उस दौरान खुद को पहचानने में असफल रहा। या फिर इस तरह से हम बोल सकते हैं कि उस पूरे दौरान जो उसका 17 साल या 15 साल का जो एक्सपीरियंस रहा, उस दौरान वो सिर्फ क्लासेस कर रहा था, ABCD सीख रहा था, लिखना सीख रहा था, जो बोला जाता था वो कर रहा था। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उसको कभी ये डायरेक्शन मिला ही नहीं। किसी ने उससे ये बोला नहीं कि बेटा तुम ये जो तुम पढ़ रहे हो, इसको तुम बेस्ट कहाँ अपने से क्या इनोवेट कर सकते हो। कभी भी हमने ये बोला कि चाय बनाते वक्त केमिस्ट्री होता है? नहीं बोला। इट इज़ केमिस्ट्री, इट्स अ केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर, मिल्क एंड द टी लीव्स विद शुगर। लेकिन हम कभी इस तरीके से नहीं पढ़ाते। और जब हम इस चीज़ को नहीं पढ़ाते, हम कभी किसी को बोल ही नहीं पाते कि चाय बनाना भी एक अच्छा स्किल है, क्योंकि वो एक प्रोफेशन है बाहर। इट्स अ प्रोफेशन। अच्छा चाय बना के लोग पैसे कमा रहे हैं। क्यों? केमिस्ट्री अच्छे से समझे, उनका ब्लेंडिंग ऑफ द फ्लेवर्स अच्छे से समझे। तो हर चीज़ में एक ही रीज़न होता है कि हम जब भी किसी बच्चे को जब बड़ा कर रहे होते हैं ना, तो उसकी हर एक एक्टिविटीज़ को समझकर उसको ओपन स्पेस देना है कि उस चीज़ के ऊपर वो जब काम कर रहा है तो उसको समझाया जाए कि बेटा तुम ये अच्छा कर रहे हो। रोक मत लो, ड्राइंग करके कुछ नहीं होगा, तो सत्यजीत राय नहीं होते, राइट? तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छा समझना है कि एक अच्छा बच्चा अगर बास्केटबॉल खेल रहा है तो ये मत बोलिए कि वो लाइफ में कहीं नहीं जाएगा। माइकल जॉर्डन फिर कभी हम नाम ही नहीं सुने होते। धोनी अगर आज रेलवे में कंटिन्यू कर लिया होता तो वो आज हमें एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं मिलता। वो क्रिकेट के बाद आज क्या है? एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन है। द काइंड उसका स्किल क्या था? मोदी का स्किल क्या था? क्रिकेट से भी ज़्यादा बड़ा स्किल था डिसीजन मेकिंग। वो जो डिसीजन लेता था उसकी कदर करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल है, और ये कॉन्फिडेंस हम में तब आता है जब हम अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये लैकिंग है। इसी वजह से वो इधर उधर किसी की भी बात सुन लेते हैं। तो ये बताइए मैम कि
जिम्मेदार कौन है इसका? एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, अगल बगल का जो सोशल चारों तरफ से पैरामीटर मिलता है वो जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है फिर? सब जिम्मेदार, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। हमारे जो लाइफ में ये 5 उंगलियां हैं ना जी, ये 5 उंगलियां निर्धारित करती हैं कि हम कैसे बढ़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी, हमारा ह्यूमन इवैल्यूएशन, हम कभी अपने बैकग्राउंड में चेक करते ही नहीं है कि हम कहाँ से इवॉल्व होके आए हैं। वी आर सो मच इनटू ईगो दैट वी हैव हाउस, वी हैव कार्स, वी हैव दिस, कि हम कितने लोगों से तो पहले ही ये अवेयरनेस छीन ले रहे हैं कि यू कैन डू सो मच विद योर हैंड्स एंड लेग्स, क्योंकि किसी का मोटर स्किल बहुत स्ट्रांग होता है। कोई योगा, आज हम देखेंगे योगा इज़ बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंस्टाग्राम, हर कोई प्रमोट कर रहा है। सेकेंड पार्ट इज़ योर सोशोलॉजी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सोशोलॉजी की हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी हमें सिर्फ वही दे रहा है जितना वो जानता है। पड़ोसी के साथ हम कंपटीशन में लगे हैं, फॉरगेट अबाउट दिस। हम कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? उसका बेटा डॉक्टरी कर रहा है तो आपका बेटा डॉक्टर ही बनेगा। यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। हम एक पत्थर से उसको क्राफ्टिंग करके स्कल्पटिंग करके एक शेप दे सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा शेप आना चाहिए ताकि वो जब हम उस शेप को रखते हैं ना तो वो खड़ा हो पाए, वो गिरे ना। लेकिन हम एज अ सोसाइटी किसी को इतना ज़्यादा स्कल्पटिंग कर दे रहे हैं, इतने ज़्यादा जजमेंट्स दे रहे हैं, इतने ज़्यादा खुद के फ्री के एडवाइजेस दे रहे हैं कि वो इंसान खुद पे डाउट ज़्यादा करता है, कॉन्फिडेंस कम। तो मैम ये बताइए, अगर सारी चीज़ें ही जिम्मेदार हैं, हाँ, तो हम सभी को तो पढ़ा नहीं सकते, हम सभी को समझा नहीं सकते, सभी को ब्रश अप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फॉर्मेट बन गया है। पढ़ाना है बच्चों को, सिखाना है बच्चों को, ब्रश करना है बच्चों को। पेरेंट्स सीखने के लिए तैयार होते हैं कभी? आप तो लगातार मिलती होंगी बच्चों से। नहीं है, देखिए मैं एक लाइफ कोच हूँ और जब मैं सेशंस लेती हूँ जी, तो पेरेंट्स तो आते ही हैं। अगर 3 सेशंस होता है हफ्ते का तो 2 सेशंस बच्चों के होते हैं, 1 सेशन पेरेंट्स के होते हैं, क्योंकि जब तक माहौल नहीं मिलेगा तब तक बच्चा सीख नहीं सकता। अब मैं डोंट माइंड, अगर मैंने आपका उंगली पकड़ा हुआ है जी, और मैं आपको बोलूँगी लिखो, विल दिस बी पॉसिबल? नहीं। तो अगर एक बच्चा को डांट से डर लग रहा है और उसको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ डांट ही मिल रहा है और जिसकी वजह से वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है कि वो क्या कर सकता है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो मेरे को तो पेरेंट्स को बताना पड़ेगा ना कि एक एनवायरनमेंट दीजिए। तो ऐसा नहीं है, पेरेंट्स भी रेडी होते हैं, लेकिन हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एक पेरेंट्स के लिए उनके जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, समाज है, इफ़ आई पुट इट इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज, समाज क्या बोलेगा इज़ इम्पॉर्टेंट, कि उसके जो बच्चे का ज़िंदगी का खुशी क्या है, उसके बच्चे का पर्पस क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। समाज में लोग क्या बोल रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है या उसका बच्चा क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या चाह रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है? मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो बच्चा क्या चाह रहा है या क्या सोच रहा है, क्योंकि वो सोच गलत हो सकती है, वो चाह भी गलत हो सकती है। तो मैं पेरेंट्स को नहीं बोल सकती। अगर बच्चा ये चाह रहा है कि मैं शाम में 5 बजे जा कर के एक टपरी में बैठ के अड्डा करूं, फालतू की बातें करूं, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं, यहाँ पे ये कह रही हूँ मैं कि अगर एक बच्चा गलत कर रहा है तो मैं उसका प्रमोशन के लिए नहीं कह रही हूँ, उसको प्रमोट करने के लिए नहीं कह रही। लेकिन अगर बच्चा कुछ सही कर रहा है, सही मतलब सही डायरेक्शन में, लीक से हटकर है, मैं उसके पर्पस ऑफ लाइफ की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ पेरेंट्स को कि उस बच्चे का जो जीवन का उपदेश है उसको जानने में उस बच्चे की मदद करें, ना कि आपके समाज आपको कैसे देखना चाहता है उस पर ज़्यादा फोकस। चलिए, अगर मैम ये भी मान लें कि पेरेंट्स भी समझदार हो जाते हैं, आज के जनरेशन के पेरेंट्स बहुत समझदार हैं कंपैरेटिवली, लेकिन इसके बावजूद भी शायद अभी और दिल्ली बहुत दूर है। हाँ, दिल्ली बहुत दूर है, ये करेक्ट बात है, लेकिन अवेयरनेस और चेंज दिख रहा है, ये फैक्ट मैं बह रही हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है और वहाँ पे गलत बच्चे थे। और सलाम है ऐसे पेरेंट्स को जो
तमाम इन चीज़ों को समझ रहे हैं और समाज क्या कहेगा इससे बाहर आकर। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक बच्चा था, ही वॉज इनटू ड्रग्स टू एन एक्सट्रीम लेवल। फादर एक टीचर थे, मदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फादर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया सिर्फ मेरे कहने पे, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे को अगर आप रिहैब भेज देते हो तो वो वापस आके दोबारा वो शुरू करने का ज़्यादा प्रेरणा लेके आता है वहाँ से। तो मेरा ही सजेशन था। तो आपने बोला ना पेरेंट्स रेडी हैं क्या? पेरेंट्स रेडी है, मैं इसी उदाहरण पे कह रही हूँ। उस फादर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, उस बच्चे के साथ दिन रात वो बैठा है, उसके तकलीफ़ में, उसके डिटॉक्स के पूरे प्रोसेस में, और उस प्रेम के वजह से, फादर एंड सन के प्यार ने, आज वो बच्चा अपना खुद का बिजनेस करने के लिए तैयार है। तो पेरेंट्स भी बड़ी बात है बहुत। तो मैं ये नहीं कह रही कि एकदम नहीं है, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, देयर इज ग्रे ऑल्सो। इसलिए मैंने कहा कि समाज एक तरफा चीज़ है। समाज की बात आता है आपकी साइकोलॉजी, हर इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल साइकोलॉजी से पूरी चीज़ चेंज हो गई ना। सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम जो बच्चों के बारे में आज बात कर रहे थे खास करके, और क्योंकि आप लाइफ कोच भी हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को रहती है। हाँ। बच्चों को रहती है कि किस तरफ जाएं, किस करियर में जाएं। तो यहाँ पे एक बात और भी आ जाती है मैम, आज की तारीख में हर साल लाखों की संख्या में एक एक प्रदेश से बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करके आते हैं। सरकारी कॉलेज में उतनी सीट की उपलब्धता नहीं रहती है कि सारे के सारे बच्चे वहाँ एडमिशन पा सकें। प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है। बहुत बड़ी एक रकम देकर एडमिशन मिलता है प्राइवेट कॉलेजेस में। हर बच्चे के लिए संभव नहीं है कि वो एडमिशन ले पाए। ऐसे में वो बच्चा क्या करेगा? ये मेरा डायरेक्ट मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, दो रास्ते हैं आपके पास। अब इन दो रास्तों में से आप कौन सा चुनोगे, ये डिपेंड करता है आपके खुद के सेल्फ अवेयरनेस पे, जिस पे मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी थी। और सेल्फ अवेयरनेस का रीज़न क्यों दे रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोग टारगेट ले लेते हैं जो अनरियलिस्टिक होता है। पेरेंट्स के इमोशनल प्रेशर में, फ्रेंड्स के प्रेशर में, पीयर्स के प्रेशर में, कि मैं सपोजिंग यूपीएससी करूँगा, मैं मेडिकल करूँगा। खुद से पूछो, क्या तुम उस चीज़ के लिए बने हो? नंबर 1। उसके बाद आता है गवर्नमेंट या प्राइवेट की बात। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने आईआईटी से ही इंजीनियरिंग किया या एम्स से ही मेडिकल किया तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। अगर आपने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी पैसे दे करके भी, अगर बहुत हाई फीस पे करके भी आपने किया, तो अगर आपका पैशन है और आप में सर्विस है टू सेव लाइफ, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं ये कहते हुए कि आईआईटी नहीं हो पाया या आईआईएम नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से मैं एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकता। लेकिन आज वो बच्चे स्टार्टअप्स के को फाउंडर्स एंड फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हैं और आईआईटीज एंड आईआईएम्स को अपने अंडर ट्रेन कर रहे हैं एंड एम्प्लॉय कर रहे हैं। सो ये मैटर नहीं है कि आप गवर्नमेंट से पढ़ रहे हो या प्राइवेट से पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को कितनी बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे हो। लेकिन मान लीजिए मैम, मान के चलते हैं कि किसी के पास, ये तो हो गई पैशन की बात, आप फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो फाइनेंशियल, किसी के पास आज के डेट में 3, 4, 5 लाख रुपए नहीं है तो वो एडमिशन ही नहीं करवा सकता ना। फिर देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा एक ग्लास को आधा देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की ज़रूरत है। अगर मेरा आज चश्मा लगा है और इसका मतलब क्या, मेरा विजन क्लियर नहीं है, तो मुझे अगर क्लियरली देखना है तो मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, राइट। तो सिमिलरली अगर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, राइट, तो सबसे पहले तो ये स्कोप देखिए कि क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल सकता है, पहला। नंबर 2, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है,
There are also NGOs which are providing scholarships. There are universities and colleges which are giving their own scholarships. क्या आप मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो? अगर हाँ, गो फॉर इट. नंबर 2, देर आर ऑप्शंस लाइक, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ये मैं अपने लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ. मैंने जब दिल्ली में कदम रखा था तो आई वेंट इन टू दिल्ली फॉर एडमिशन विथ 74% जनरल कोटा. क्या किसी भी DU में कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिलेगा जिस कोर्स में मेरे को लेना है? लेकिन आपको पता है मैंने कितने कॉलेजेस में मैक किया था? गार्गी कॉलेज जिसमें मेरे को अप्लाइड साइकोलॉजी मिला था, हंसराज कॉलेज जिसमें मेरे को एंथ्रोपोलॉजी मिला था, और लेडी श्रीराम्स जिसमें मेरे को इंग्लिश मिला था. अब 74% में मुझे ये सारे कॉलेजेस कैसे मिले? नो आइडिया. उसका रीज़न क्या है? हर कट ऑफ के बाद हर कॉलेज का अपना कोटा होता है, अपना सीट्स होता है, क्योंकि वो तो DU को तो एक नंबर ऑफ सीट्स दे रखा है. 50 अगर क्लास का कैपेसिटी है तो 30 DU को दिया है, 20 तो उनके पास है. उस 20 में से भी 10 जो होते हैं, हर कॉलेज का अपना एक्स्ट्रा करिकुलर कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, देयर आर डिफरेंट कोटाज, NCC कोटा होता है. ठीक है, तो मैं एक NCC स्टूडेंट भी रही थी, मैं स्पोर्ट्स में भी थी, एंड आई गॉट इट थ्रू दैट. अब इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या बताती हूँ मैं. लोगों को लगता है कि जामिया में जनरल को एडमिशन बहुत मुश्किल है. आई एम अ हिंदू जनरल और मेरे को जामिया में एडमिशन मिला. हाउ? आई गॉट इट थ्रू स्पोर्ट्स कोटा फाइनली, और वो कोर्स में जिस कोर्स में मुझे एडमिशन लेना था. सो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. लेकिन अगर आप बैठे रहोगे और बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते. आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर अभी आपने एक एग्जाम्पल सेट किया, तो जो तमाम इस वक्त छात्र खास करके ये देख रहे होंगे, या जो लोग भी अभी नौकरी के एस्पिरेंट्स वगैरह होंगे प्राइवेट जॉब में, मीडिया के सेक्टर में खास करके काम करना चाहते होंगे. आप NDTV में आपने जॉब किया है, इसके बाद आप इंडस्ट्रियल एंगल्स में आप आई, बतौर एडिटर रही हैं, डेप्यूटी एडिटर रही हैं. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप वहाँ से इस प्रोफेशन की तरफ चली आई यहाँ? देखिए, मेरा लाइफ ना 360 डिग्री टर्निंग मोड पे चला. मैं एक फादर्स डॉटर रही हूँ, मुझे कभी किसी को मांगना नहीं पड़ा. उतना लैविश लाइफ मुझे मेरे फादर ने दिया है, और कभी भी मेरे और मेरे भाई में फ़र्क नहीं हुआ. ठीक है, लेकिन मेरे पापा का हमेशा एक सपना था कि डॉक्टर बनाना है, और मेरा था क्लास 8 से क्लियर कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन दिमाग का डॉक्टर बनना है, क्योंकि ये क्लियर था. और मैं बहुत बड़ी सिगमंड फ्रॉइड की फ़ैन थी. क्लास 8 से देखिए मुझे क्लियर था कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे साइको एनालिस्ट बनना था. अब मैंने जब पढ़ाई की क्लास 10 के बाद, मेरे पापा का जो गाड़ी का बिज़नेस था वो थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि हमारे बसेस थे, बसेस और ऊपर से एक्सीडेंट्स बहुत हुए गाड़ी हमारे, तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आ गया. तो लोगों को नहीं पता, ये शायद इस मीडिया में पहली बार मैं किसी से शेयर कर रही हूँ. मैंने कभी किसी से मेरी लाइफ के बारे में शायद मैंने कभी किसी से बात नहीं किया, बीइंग अ लाइफ कोच. तो ये एक बहुत फर्स्ट टाइमर हो गया, आपने बहुत गहराई में खोद दिया मुझे. तो 11-12 मैं एंड आई वाज द ओनली क्लास 10 में मुझे प्रीफेक्ट बना दिया था मेरे स्कूल में. मैं डॉक्टर ग्राम्स होम्स में पढ़ी, बोर्डिंग स्कूल था. लेकिन मुझे डे स्कॉलर बनना पड़ा, क्योंकि फ़ीस बहुत हाई होता है, बोर्डिंग का फ़ीस बहुत हाई होता है. एंड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं सिलीगुड़ी आके पढूं, या फिर अगर वहाँ कंटिन्यू करना है तो मेरे को स्कूल कैप्टन होने का सपना छोड़ना पड़ेगा, राइट. और आई वॉज रियली द ओनली पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द स्कूल कैप्टन, बट वो बॉर्डर होना पड़ता है. तो मुझे वो चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं डे स्कॉलर बन गई थी, लेकिन आई वॉज अ डे स्कॉलर प्रीफेक्ट एट दैट पॉइंट ऑल्सो. अब मैंने क्लास 12 किया. अब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो लाइफ मैंने देखा था वो सेम लाइफ नहीं था.
अब पापा ने सपना दिखा दिया मुझे मेडिकल का, तो मैंने बोला मेडिकल नहीं तो कम से कम मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी। तब मैंने अप्लाई किया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। पापा ने पासपोर्ट मुझे 1 दिन में निकाल के दिया था, 4 घंटे में, तत्काल में। सो वो भी हो गया। जब वीज़ा की बात आई तब एक स्पेसिफिक फ़ंड था जो अकाउंट में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये फिनेंसेस की बातें हो रही हैं और कि कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, दैट इज़ द पॉइंट। तो इट वॉज़ नॉट देयर। मेरे पापा ने बहुत ट्राई किया, मैंने देखा कि ही ट्राइड अ लॉट, जितना कर सकते थे उन्होंने किया, बट इट वॉज़ नॉट पॉसिबल, तो हम नहीं जा पाए। और एक और चीज़ क्या हो गया, जब वो दौरान चल रहा था मुझे चिकन पॉक्स हो गया, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो वीज़ा तो वैसे भी नहीं मिलेगा। तो आई कुड सी कि मेरे सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, मेरे सपने की तरफ जाने के लिए मेरे सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। अब पापा बोलते हैं कि मेडिकल के मैंने कौन सा एंट्रेंस नहीं दिया। अब मेडिकल का एंट्रेंस देते देते मैंने उस समय हमारे ज़माने पे हुआ करता था AIEEE, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग जो हुआ करता जी। पता नहीं कैसे मैं वो क्रैक कर बैठ गई। NIT भोपाल, दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, सब में मिल गया। पापा बोलते हैं चले जाओ। अब मैंने जब क्लियर कर लिया है कि मुझे ये करना है, तो पापा बोले चलो साइकेट्री कर लो, तब भी मैं मान सकती थी। अब इंजीनियरिंग नहीं, फादर डॉटर में घमासान युद्ध, जो बाप बेटा बेटी और फादर में कभी बहस तक नहीं होता था, अब चल रहा है वर्ल्ड वॉर 3, साइलेंट ट्रीटमेंट। वो मेरे से 1 साल बात नहीं किए, मैं चली गई दिल्ली। मेरे फादर वो थे जिन्होंने लोगों को, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि कालिम्पोंग जाएंगे आप, दार्जिलिंग जाएंगे, वो इंसान है जिन्होंने बच्चों को मतलब भाई बन के हाथ पकड़ के एडमिशन फॉर्म तक भरवाया है। वो मुझसे इतने नाराज़ हुए कि मैं खुद अकेले जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, हर जगह का फॉर्म मैं अकेले भरी थी। सो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने उनका कहीं ना कहीं एक सपना तोड़ दिया, तो वो भी फैक्ट है। तो कभी ये मत डिसअपॉइंट होना कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे नाराज़ हो गए तो अपने सपने से रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि हमेशा फिर वहाँ मुझे लाइफ ने ये सिखाया कि जब मैंने टॉप किया ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब मैंने एडमिशन लिया और मैं जब टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने 1 महीना पढ़ाई की, फिर मैंने जामिया ज्वाइन कर लिया। मेरा जब जामिया में हो गया तो मैं शिफ्ट कर गई 1 महीने के बाद। कमला नेहरू में मैंने ज्वाइन किया था 21 जून जी। और 21 जुलाई को हमारा रिज़ल्ट निकल गया था जामिया का, मेरिट लिस्ट। तो मैं फिर वहाँ चली गई फॉर दैट स्पेसिफिक रीज़न, क्योंकि मुझे वही कोर्स मिल रहा था जो मुझे करना था, राइट, साइकोलॉजी। तो मैं वहाँ गई। जब मैंने टॉप किया, और उसमें हमारे क्लास में बच्चे 30 ही होते हैं, और पूरे क्लास में 1 हिंदू बच्चा, मैं, 1 क्रिश्चियन बच्चा, और बाकी सारे 28 फ्रॉम ऑल अक्रॉस साउथ एशिया, ठीक है। सो कभी भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं कहाँ आ गई हूँ। इतने अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे प्रोफेसर, सो मेरा किस्मत इतना अच्छा था कि मैंने जो हार्डवर्क किया वो मुझे मिला। आई रियली गॉट दैट। तो कभी भी हार्डवर्क से तो मत करना, क्योंकि ऐसा भी हुआ था कि उस समय मेट्रो भी नहीं था। कितने किलोमीटर्स में पैदल चली हूँ मैंने, कितने फ्लाईओवर्स पैदल चल के, फ्लाईओवर्स आपके 5 से 10 किलोमीटर के होते हैं, मैंने वो फ्लाईओवर्स पार किए हैं विदाउट इन द हीट ऑफ दिल्ली, स्क्रॉचिंग हीट ऑफ दिल्ली, बरसात जहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। तो कंप्लेन इज़ अ डिफरेंट थिंग। और उस समय अकाउंट में पैसे आते आते रुक जाते थे, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्ट्राइक चल रहा था गोरखालैंड के एजिटेशन की वजह से। कभी पैसे पापा बैंक में डालने से बैंक बंद हो जाता था। तो देवर टाइम्स कि आपके पास ना कभी कभी चीज़ें होते हुए भी नहीं होंगी। सो दैट डजंट मीन आप रुक जाओगे। तो मुझे कॉलेज जाना है, सिर्फ इसलिए नहीं रुक जाऊंगी मैं कॉलेज जाने से क्योंकि मेरे पास आज DTC का भाड़ा नहीं है। दैट्स वेयर द एटीट्यूड कम्स इन। मेरे पास DTC का भाड़ा नहीं था तो मैं पैदल चली गई, मैं पैदल आ गई। ऑल आई नीडेड वाज अ बॉटल ऑफ वाटर इन माई बैग, दैट्स इट। सो फाइनेंशियल जो क्राइसिस की जो हम बातें करते हैं ना, ये हमारे दिमाग में है कि अगर फाइनेंसिस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। द हार्डकोर रियलिटी ऑफ लाइफ ये है ना कि आप जब तक कुछ नहीं हो ना तब तक आप सब कुछ हो। व्हेन यू नो कि यू नीड नथिंग इन लाइफ टू सर्वाइव, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ।
एंड दैट इज़ वॉट आई लर्नड थ्रू द चैलेंजेस, द फाइनेंशियल चैलेंजेस। और शायद हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, खास करके जो बच्चे इस वक्त देख रहे होंगे, जो लोग नौकरी के एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग जाना चाहते हैं अलग अलग सेक्टर में, वो लोग ये देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा उनको। समय की अपनी एक सीमा रहती है, बाध्यता रहती है मैम। तो अंत में जो तमाम दर्शक इस वक्त नॉर्थ बंगाल के, सिक्किम के और तमाम पूरे देश के इस वक्त जो आपको देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? तो इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने सीखा है, ठीक है, वो ये है कि मैंने कभी भी किसी भी चैलेंजेस के वजह से, भले वो मेरे मार्क्स के कम आने से हो, या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से हो, या मेरे पापा के तबीयत ख़राब होने के वजह से हो, किसी भी वजह से मैंने अपने लाइफ का जो पर्पस है ना, उसको नहीं छोड़ा। मेरा लाइफ का पर्पस क्या था? इतना कि मैं साइकोलॉजी को इतने डेप्थ तक समझूं, लाइफ को इतने डेप्थ तक समझूं कि उसका सल्यूशन मेरे पास हर चीज़ का हो। एंड दैट्स द रीज़न मैंने जब NDTV ज्वाइन किया था, मैं 19.5 साल की थी। तो लोगों को लगता है कि इतने कम उम्र में कैसे? उसका रीज़न ये है कि मैंने शुरुआत बहुत अर्ली किया है, जिसकी वजह से मैंने NDTV में अपने ग्रेजुएशन ख़त्म होते तक मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था। फिर मास्टर्स करते करते मैंने इंडस्ट्रियल एंगल्स में काम किया हुआ है। तो बाय द टाइम आई कुड फिनिश माई मास्टर्स, आई वॉज ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तब जब मैं यहाँ सिलीगुड़ी आई, तब मैंने एजुकेशन में टर्निंग पॉइंट लिया, क्योंकि वहाँ पर मुझे पता चला कि माई एंटायर पर्पस आफ्टर लूजिंग माई फादर, वहाँ पर वी हैड हिट द ज़ीरो। ज़ीरो मतलब कुछ नहीं था हमारे पास, एंड फ्रॉम ज़ीरो वी आर हियर टुडे। इट्स ओनली बिकॉज I never lost faith in myself, and that faith came in from the knowledge that I had. तो जो आप स्कूलिंग कर रहे हो, जो आप खुद पे काम कर रहे हो, उस पे इतना यकीन करो कि आप कभी भी किसी चीज़ से रुक ना सको। यही मेरा मैसेज है। तो कभी रुकना नहीं है, कठिन परिश्रम करना है। बहाने हर किसी के पास होते हैं, उनको ढूंढना नहीं है, उनसे निजात पाने का रास्ता निकालना है। यही फ़िलहाल हमारे साथ खास मेहमान स्टेफी प्रसाद जी थी, जिन्होंने बताया लाइफ कोच हैं, स्टेट लेवल एथलीट रह चुकी हैं, फ़िलहाल मेधावी कॉलेज है सिक्किम, जहाँ यूनिवर्सिटी है, माफ़ कीजिएगा, मेधावी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बतौर प्रवक्ता फ़िलहाल प्लेसमेंट है मैम का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये जो तमाम बातें समझाई। पेरेंट्स भी बहुत कुछ आज शायद आपकी बातें सुनकर समझेंगे, सीखेंगे। इसी तरह से आगे भी तमाम खास दर्शकों से आप सभी को मिलवाते रहेंगे, खास जानकारियां आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए SK लाइव के साथ, देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद, नमस्कार। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Hi guys, Tony Perry here from Windmill Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Medhavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind, it's a world-class audio program.
It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus.